बैकअप में चीजें हैं, जो चीजें बनती हैं। अब एक मैपल है जो ठीक है ना, ये आरडब्ल्यू उस कैटेगरी में आता है और केवाईसी बेस चलता है, सिर्फ केवाईसी कर सकते हो आप इसके थ्रू। टोकन है कॉम्प्लेक्स, इसकी ऑनबोर्डिंग बड़ी कॉम्प्लेक्स है। टेंजिबल है, रूट क्या है, टूल्स, रियल स्टेट है इसके अंदर, टोकनाइजेशन है इनका। तो टेंजिबल क्या है, इनके अंदर टूल्स है, और एक्सेसिबिलिटी क्या है, फिजिकल रियल वर्ल्ड एसेट है, यानी कि पीछे कोई फिजिकल रियल वर्ल्ड एसेट हो, आप उसके इन पे आके अपना बना सकते हो। आपके पास फिजिकल रियल वर्ल्ड एसेट है, आप ओंडो पे जाओ, वहां पे बना सकते हो आप, और किसी कॉइन पे बना सकते हो। अब पंप डॉट फन है, ये क्या है, इसके ऊपर वर्चुअल रियल वर्ल्ड एसेट है। अब वर्चुअल रियल वर्ल्ड एसेट क्या, कौन बनाता है, आके देखो मीम, ये मीम की कैटेगरी में वैसे आता है, मीम है लेकिन रियल वर्ल्ड एसेट की कैटेगरी में आ रहा है। कैसे, कोई और लो और अपना मीम कॉइन क्रिएट कर दो, ठीक है। तो इस तरह से पंप डॉट फन चल रहा है। ये सब लोग कैटेगरी में क्यों डालते हैं, अपने आप को भीड़ से अलग करने के लिए ये इस तरह की कैटेगरी के अंदर अपने आप को डालते हैं। अब एमएसवी की एडवांटेज क्या है, रिटेल रेडी है, सबसे पहली बात तो रिटेल मतलब हर आदमी तक पहुंच रहा है ये, लिक्विडिटी का एक्सेस बड़ा इजी है, दूसरा यूएस तक लिमिटेड नहीं है, ठीक है, कम्युनिटी जो है फर्स्ट आती है, आप लोग कम्युनिटी हो, कोई रेगुलेटरी फ्रिक्शन नहीं है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जो रेगुलेटरी फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई रियल एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग आरडब्ल्यू में जा रहे हैं, तो वो बिल्डिंग जिस जुडिक्शन के अंदर आएगी कंट्री के अंदर, तो उसके रूल्स वहां पर लगेंगे, रेगुलेटरी बॉडी वहां पर होगी। लेकिन जब इंटरनेट पे आप जाओगे और इंटरनेट पे कोई कंपनी खोल रहे हो, आप कुछ बना रहे हो, और रियल वर्ल्ड एसेट से आप रियल वर्ल्ड प्रोटोकॉल यानी कि एमएसपी प्रोटोकॉल पे जा रहे हो आप मेटावर्स पे, और आप यूज कर रहे हो, तो वहां पर कोई रेगुलेटरी फ्रिक्शन नहीं आती, फ्रिक्शन क्या, रेजिस्टेंस नहीं आती, ठीक है। तो ये नो कोई यहां पर नहीं है, क्योंकि हम इंटरनेट के ऊपर है और हम वर्चुअल है। एमएसवी बड़ा सिंप्लीफाइड है और टास्क ड्रिवन है, जो काम करेगा वहां पर आगे इंडस्ट्री बनाएगा, कार्बन क्रेडिट होंगे, ये सब ओशियन फार्मिंग, ऑक्सीजन फार्मिंग जो थीम है, ये उसकी से उसकी वैल्यू क्रिएट होगी। एमएसवी फिजिकल लाइबिलिटी अवॉइड करता है। फिजिकल लाइबिलिटी कैसे आती है, फिजिकल लाइबिलिटी इस तरह से आती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया किसी रियल स्टेट का, गोल्ड का दिया, मान लीजिए कंट्री में गोल्ड रखा हुआ है, उस कंट्री में कोई नियम कायदे हो गई, किसी ने छापा ही मार दिया, चोरी हो गया, तो भी आपके टोकन की वैल्यू बैकअप में खत्म हो जाएगी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर फिजिकल लाइबिलिटी है ही नहीं। इसी तरह से एमएसवी जो है कि रियल यूटिलिटी रखता है, जो यूटिलिटी मैंने आपको समझाई कि आपके मेटा सोल्वर्स की क्या यूटिलिटी है, तो एक रियल यूटिलिटी रखता है। तो ये मैं कंपैरिजन किस में कर रहा हूं, मैं अब आरडब्ल्यूए के प्रोटोकॉल के विद इन अंदर कम कर रहा हूं, उसके अंदर हम किस लेवल से ग्रो करके आ रहे हैं। कोई फिजिकल लाइबिलिटी नहीं है, कोई रेगुलेटरी फ्रिक्शन नहीं है, बड़ा सिंप्लीफाइड है, रियल वर्ल्ड की एसेट्स वहां पर आने वाली है, लिक्विडिटी ओपन होने वाली है मार्केट के लिए, तो और हम इंटरनेट के ऊपर है प्योरली। तो इस तरह से हम उनसे थोड़ा सा अलग है। अब एक चीज को समझते हैं, अब डेक्स लॉन्च होगी सबसे पहले, पैनकेक स्वैप जो वर्ल्ड की नंबर 1 एक्सचेंज है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उसके ऊपर आप यहां पर आ जाओगे। और वर्ल्ड की और भी एक्सचेंजेस है, जैसे मैक्सी है, बिटगेट है, और टियर 2 टारगेट जो होगी फेजेस के हिसाब से आएंगी। पहले हो सकता है 2 एक्सचेंजेस पे आए, एक पैनकेक स्वैप पे आ जाए, एक सेंट्रलाइज पे आ जाए, फिर कुछ टाइम के बाद दूसरी एक्सचेंजेस पे आ जाए, फिर तीसरी एक्सचेंज, इससे डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर आएगा। अब बात क्या है, आपको तो एयर ड्रॉप मिल जाएगा 0.009 पे, आपने अपना डेटा ट्रांसफर कर भी लिया होगा या कर भी रहे होंगे, उसके एवज में आपको क्या मिल जाएंगे, एमएसवी प्रोटोकॉल मिल जाएगा। लेकिन समझना क्या है, एमएसवी प्रोटोकॉल तो मिला आपको, हमें समझना है कि बायर कहां से आएगा। मेन क्वेश्चन यहां पर आता है, बायर जो आएगा, बायर आपका यहाँ आएगा एक्सचेंज की लिस्टिंग से आएगा, बायर एक्सचेंज की लिस्टिंग और मार्केटिंग से आएगा, और इस आरडब्ल्यूए की कैटेगरी में रहने से आएगा। उसको मालूम है कि मैं एक रियल यूटिलिटी वाले कॉइन के अंदर जा रहा हूं, जिसके अंदर आरडब्ल्यूए से गुण ज्यादा है। कैसे है, इसके अंदर फिजिकल लाइबिलिटी नहीं है, इसके अंदर रेगुलेटरी बॉडी का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, लिक्विडिटी का कोई इंपैक्ट नहीं है, यहाँ पर ये वर्चुअल है, ग्लोबल एक्सेस है, तो इसलिए यहाँ पर रियल यूज है, 50 इंडस्ट्रियल जोन यहाँ पर आने वाले हैं। तो ये जो जितने भी इन एक्सचेंजेस के ऊपर कस्टमर हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अट्रैक्शन है, और वो यहाँ पर बायर बन के आए। और ये एक्सचेंज छोटी मोटी नहीं है, यहाँ पर मिलियंस में यूजर हैं इनके पास। आपकी फिनसाई एक्सचेंज के पास 70,000 के आसपास यूजर है, और तब आपने कुछ एक क्वाइन को कहां पहुंचा दिया। यहाँ पर 70,000 नहीं है, यहाँ पर 40 मिलियन के यूजर है एक एक्सचेंज के ऊपर, एक पे 28 मिलियन के यूजर है, और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी पैनकेक स्वैप डेक्स एक्सचेंज है, और ये आपकी एक्सचेंज पे नहीं आ रहा है फिनसाई अभी,
ये एमएसबी प्रोटोकॉल, ये इन एक्सचेंजेस पे आ रहा है, यहां से बाहर आने वाले हैं। और जो मीम कॉइन के आपने पैसे पहले देखे थे कि हम बड़े बड़े, चाहे वो ब्लैक रॉक हो, चाहे वो बाइनांस हो, चाहे वो पेपे का वॉलेट हो, उनके वॉलेट के अंदर भी आप विजिबल होने वाले हो। अगर मैं आज आपको बोलूं कि ब्लैक रॉक का आप वॉलेट निकाल के दिखाओ एड्रेस, ये भी एक महाभारत बन जाएगा आपके लिए एड्रेस लेना। और हमने तो अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर उनके एड्रेस लगा रखे हैं, तो इसका मतलब हमने पूरा रिसर्च कर रखा है। हम उनके वॉलेट के अंदर जब अपना एमएसटी प्रोटोकॉल दिखाएंगे, तो जितने भी ये लोग हैं जहां मार्केटिंग हो रही है, चाहे वो बिट बिट क्या बीटीसी न्यूज के थ्रू ऊपर जाके हो रही है, चाहे बाइनांस के ऊपर जाके हो रही है, तब उनको ये, जब उनको दिखेगा, और जितने भी मीम कॉइन फ्रेंडली हैं या आरडब्ल्यू कॉइन फ्रेंडली, या छोड़िए इन जो क्रिप्टो के फ्रेंडली हैं, जितने भी लोग हैं, वो जो न्यू कॉइन को देखते हैं कि रियल न्यू कॉइन है, इसकी कितनी बड़ी यूटिलिटी है, इसकी क्या इसके फीचर है, जब वो इसको देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि अब हमें बाय करना है इसको, के लिए वो एक्सचेंजेस पे जाएंगे, और वहां सेलर कौन है? वहां सेलर आप लोग हो, और किस रेट पे आपको मिला है हम उसके ऊपर बात करेंगे, उसको भी बात करेंगे। आप समझिए सबसे बड़ी इसका क्या है, वर्चुअल आरडब्ल्यू का मैकेनिक्स में आपको एक बार बता के आगे बढ़ते हैं। नो रियल कस्टडी, नो रेगुलेटरी बर्डन, सबसे बड़ी बात इसकी है। ये आरडब्ल्यू के विद इन आरडब्ल्यू में किसी कॉइन के पास ऐसा नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? नो रियल कस्टडी, कोई रियल कस्टडी नहीं है यहाँ पर। नो रेगुलेटरी बर्डन, कोई रेगुलेटरी बर्डन नहीं है। कितना फ्रीली आपका टोकन यहाँ पर काम करेगा इस कैटेगरी के अंदर, आप समझ के देखिए। कार्बन क्रेडिट टास्क को सिमुलेट करेगा यहाँ पर, वेरीफाइड टास्क लेयर होंगी यहाँ पर, और यहाँ पर फ्यूचर इंटीग्रेशन भी बड़ा आसान है, वो जो कि इको बेस्ड है। वर्चुअल मेटावर्स है आपका, पार्टनरशिप हो रही है उनके साथ। अदर डिजिटल नेटिव वैल्यू सिस्टम भी आपके मेटावर्स के ऊपर आ रहे हैं। जो एक यूनिवर्स के अंदर लगता है, वही वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर भी सारी चीजें लगनी है। तो एक बहुत बड़े लेवल का ये मिशन है। अब फेज 1 में क्या होने वाला है? टोकन डिप्लॉयमेंट होंगे, ठीक है, एलपी लिस्टिंग होंगे, इनिशियल क्लेम ऑन बोर्ड होगा। अभी आपको क्या होने वाला है? इनिशियल क्लेम ऑन बोर्ड होने वाला है, टोकन डिप्लॉयमेंट डिप्लॉय अभी अब एक्सचेंज ब्लॉकचेन के ऊपर होंगे, फिर आपको लिस्टिंग होगी, फिर आपको ये ऑन बोर्डिंग आपके एयर ड्रॉप कर दिए जाएंगे। फेज 2 क्या है? ये एक से 3 महीने के अंदर है। फिर यही 1 से 3 महीने के अंदर, आज चल रहा है, पहला महीना चल रहा है, इसी 1 से 3 महीने के अंदर एक्सचेंज पे लिस्टिंग है, इंटीग्रेशन होगा, लिक्विडिटी एक्सपेंशन होगी। तो एक्सचेंज पे लिस्टिंग जो मैंने बताई वो होगी। फिर अगले अगले 3 महीने के एक्सचेंज पे लिस्टिंग होते ही आपके पास जो आपको जितना भी लिमिट में मिले, बेच उसको बेच के अपना पैसा अपने पास ले जाओगे। अब इसमें क्या होगा? अब इस पे यूटिलिटी, कार्बन टास्क ये आने शुरू हो जाएंगे, कार्बन आने शुरू हो जाएंगे, टास्क इस पे दूसरी, यानी कि रियल यूटिलिटी जो है, रियल वर्ल्ड एसेट की यूटिलिटीज इस पर होने शुरू हो जाएंगी। ऑफ चेन डाटा सिंक्रोनाइज करना शुरू कर देंगे, डेटा जो ऑफ चेन वाला है वो ब्लॉकचेन के ऊपर सिंक्रोनाइज होना शुरू हो जाएगा। फिर अगले 7 से 12 महीने, यानी प्रोटोकॉल यहाँ लिखा है, इसके ऊपर क्रॉस चेन इंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा। मतलब क्रॉस चेन इंटीग्रेशन क्या होता है? आप एक ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हो, आप दूसरी ब्लॉकचेन पे भी अपने एमएसपी प्रोटोकॉल को ला पाओगे। अब आपकी एमफैब ब्लॉकचेन भी तो आ सकती है, क्योंकि वो ईवीएम कंपैटिबल है, इथेरियम वर्चुअल मशीन कंपैटिबल है, ब्लॉकचेन बाइनांस भी कंपैटिबल है, आप भी कंपैटिबल, एनी किसी भी टाइम डिप्लॉय कर सकते हैं आपको अपनी एक्सचेंज की, अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर। ऐसे ही तो क्या होगा? वर्चुअल एसेट वेरीफाइबल होने चालू हो जाएंगी, और गवर्नेंस वोल्ट भी एक्टिवेशन हो जाएगा। जो गवर्नेंस की बात करते हैं वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो एक रोड मैप है इसके सक्सेस का। सबसे पहला काम क्या है? अभी आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है, डेटा ट्रांसफर होने के बाद आपको इसके टोकन डेवलपमेंट दिख जाएगी बाइनांस के ऊपर, फिर आपको इसका इनिशियल क्लेम ऑन बोर्ड होना शुरू हो जाएगा। आप समझते हैं इसको इस चीज से। देखिए क्वाइन के ट्रेडिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, आपको अगर इस चीज को समझेंगे तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। सबसे पहले क्या आता है? यूटिलाइजेशन। किसी क्वाइन का अगर यूटिलाइजेशन है तो ही उसकी क्या होता है? डिमांड बढ़ती है, ठीक है। और फिर डिमांड बढ़ेगी, यूटिलाइजेशन होगा तो सर्कुलेशन बढ़ता है मार्केट के अंदर, और सप्लाई फिर वहां से कंट्रोल होती है कि सप्लाई कम है ज्यादा है, सब तब आप बता सकते हो कि सप्लाई कम है या ज्यादा है। अभी आपको ज्यादा बोलना कि 100 बिलियन है बहुत ज्यादा है, तो आपको देखना पड़ेगा यूटिलाइजेशन क्या है, आपको देखना पड़ेगा सर्कुलेशन कितना, आपको देखना पड़ेगा डिमांड कितनी है। तो ये फैक्टर्स इन्वॉल्व करते हैं किसी भी क्वाइन के अंदर, नॉर्मली ये क्वाइन के अंदर। लेकिन ये आरडब्ल्यू कैटेगरी में है तो एक चीज ज्यादा समझते हैं, वो क्या है? आरडब्ल्यू कैटेगरी कॉइन्स आर बैक्ड बाय एन एसेट, एक एसेट से बैक्ड हो जाते हैं। आरडब्ल्यू कैटेगरी डिपेंड ऑन दैट एसेट परफॉर्मेंस,
उसके एसेट की परफॉर्मेंस और वैल्यू भी यहाँ पर मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि खाली आरडब्ल्यू प्रोटोकॉल है और उसके ऊपर कोई आके बन रहा है, उसके अलावा भी हमारा मेटावर्स है, रियल वर्ल्ड की यूटिलिटीज वहां पर देने वाला है, जो मैंने अभी तक आपको पिछली स्लाइड में सिंपल भाषा में समझाने का प्रयत्न किया है। अब ये आरडब्ल्यू कैटेगरी क्या है, एसेट क्या है, किससे बैक्ड बाई है, सबको आपको मालूम, मैंने बता दिया कि ये मेटा अर्बन क्रेडिट भी आने वाले हैं, डिफरेंट टास्क भी आने वाले हैं, 50 रियल वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज आने वाली हैं जो अपने टास्क करेंगी। वो जितने टास्क करेंगी वर्चुअल, वो यहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड से अलग करेंगी वहां पर टास्क, उससे कार्बन क्रेडिट्स भी जनरेट होंगे आपके, और वैल्यू भी जनरेट होगी आपके मेटा सोइलवर्स की। तो इस तरह से एक एमएसवी प्रोटोकॉल इस कैटेगरी के अंदर हमने रखा है, जो कि आरडब्ल्यूए प्रोटोकॉल के अंदर आता है। अब आपकी बारी आ रही है जो आपने पैसा ट्रांसफर करना है। आप समझिए एक चीज को, एमएसवी 100 बिलियन सप्लाई डिप्लॉय होगी, एयर ड्रॉप प्राइस $0.009 होगा। अब ये क्या होता है, इसमें 3 प्राइस होते हैं, एक प्राइस नहीं होता। अच्छा एक और चीज है, अभी आप लोग को जो दिख रहा है ना कि मेरे को 1x का 2x नहीं मिला, किसी में 2x मिला, किसी में मेरा डिविडेंड कट गया, किसी में मेरा ये कट गया, आपको जितना भी वहां दिख रहा है ना, मिल रहा है, वो एक डेटा है। क्या है वो? एक डेटा है। वो जो जितना पैसा आपको मिलेगा वो नहीं है, पहली बात तो आप ये समझिए, वो डेटा है। ठीक है, पैसा जो मिलेगा आपको आरडब्ल्यूए प्रोटोकॉल बेचने के बाद मिलेगा, एमएसपी प्रोटोकॉल बेचने के बाद मिलेगा। अभी जैसे मैं एलपीएनटी की बात करता हूं, कुछ लोगों ने 10,000 एलपीएनटी में ही बहुत कुछ बना लिया, या 2,000 या 5,000 10,000 एलपीएनटी बना लिया। कुछ लोग आज 20-20 लाख एलपीएनटी लेके भी बैठे में तो भी नहीं बना है। ध्यान से समझना मेरी बात। इसी तरह से आपके पास जो भी डेटा है ना, उससे कितने आपके पास एमएसपी प्रोटोकॉल आ रहे हैं वो मैटर कर सकता है अभी के लिए, लेकिन जब आप बेचने जाएंगे, किस प्राइस पे आप बेचते हो, कितना पैसा आप निकाल लेते हो, अपनी ग्रिड पे कंट्रोल कर लेते हो, वो मैटर करता है। कि लाख मिले, लाख वाले को 2 के 4 मिले या 5 मिले या 6 मिले, उस पे मैटर करता है। माइंड डेटा ट्रांसफर में लगाओ, इस चीज में परेशान ना हो कि मेरे को इतने मिल जाते, मेरे को। आपको बाद में परेशान होना कि पैसा कितना बनाया आपने, कितना पैसा, कितने को कन्वर्ट कर पाए आप, कितना पैसा वहां से विड्रॉ कर पाए, जो इतने बायर वहां पर प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, एक्सचेंजेस लेके आ रहा है, इतना सारी चीजें वहां टेक्निकल खड़ी करता है, मैटर वो करता है। लाख के कितने बना पाए वो मैटर करता है। ठीक है, तो अभी सिर्फ डेटा है। अगर डेटा आपको 1x का 4x भी दे दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना अभी आपका। इस चीज को अंडरस्टैंड करो, वो डेटा ही है, आप घर लेके नहीं जा सकते डेटा। तो डेटा नहीं करना है हमें, वो डेटा ट्रांसफर करो और उसमें से जो आरडब्ल्यू आपको एमएसपी प्रोटोकॉल मिलता है वहां से कैश करना है आपको। अब वो कैसे होगा समझते हैं। 3 तरह के प्राइस होते हैं, इनिशियल प्राइस, लिस्टेड प्राइस और ट्रेडिंग प्राइस। जैसे एमफैब अभी फ्रेश था अपना, उसको आपको सबको याद होगा। एग्जांपल से लेते हैं, एमफैब 5 सेंट से स्टार्ट हुआ, 4 फेज में उसका आईसीओ था। इनिशियल रेट क्या था? 5 सेंट था, उसके बाद 10 हो गया, 20 हो गया, 40 हो गया। अब दूसरा, अब उसके अलावा 5 सेंट के अलावा, इनिशियल प्राइस के अलावा जब लिस्टेड हुआ एक्सचेंज के ऊपर, तो आप देखना $1.8 के आस से आपको दिखने लगा, एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ। अब एक बात बताना, 5 सेंट और $1.8 कितने गुना का डिफरेंस है लिस्टिंग प्राइस के अंदर? आप खुद इमेजिन कीजिए कितना ज्यादा प्राइस है। अगर आप चेक करें कि कितना ज्यादा यहां पर प्राइस है, कितने ज्यादा गुना पे लिस्ट हुआ है प्राइस, 5 सेंट और $1.8। इनिशियल रेट की बात कर रहा हूं ना मैं, तो इनिशियल रेट 5 सेंट था। अब जब लिस्ट हुआ और फिर ट्रेडिंग प्राइस आया, ट्रेडिंग प्राइस कुछ ही घंटों के अंदर 1.8 से 2, 4, 5, 10, 12, $24 तक चला गया। दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग प्राइस। अब ऐसे ही एमएससी प्रोटोकॉल को समझते हैं, 0.009 पे आया। समझते हैं कैसे समझेंगे इसको, ऐसे समझते हैं थोड़ा सा। एक टेबल पे फोकस की, समझाने के लिए, डेटा पे मत जाना कि इतना प्राइस आएगा, इतना प्राइस आएगा, सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है ना, समझिए। एक इनिशियल प्राइस है 0.009। किसी के पास 1 लाख रुपया था, उसके मान लीजिए $1,000 है, ये डॉलर है, जो एसेट की वैल्यू दिख रही है ना, जहां पर मैं ये रेड लेजर मूव कर रहा हूं, ये डॉलर है, $1,000 वैल्यू है इनिशियल रेट पे। एसेट प्राइस है 0.009, इस पे मिलेगा। तो कितने आपको कॉइन मिलेगी? 1,11,111 एमएसपी प्रोटोकॉल के कॉइन आपको मिल जाएंगे, एमएसपी प्रोटोकॉल आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतने आपके पास आ गए।
लिस्टिंग प्राइस कितना है? लिस्टिंग प्राइस मैं यहां पर एमफे वाला भी नहीं मान रहा, मैं उससे भी कम मान रहा हूं। कितना मान रहा हूं? सिर्फ 5 गुना मान लेता हूं, सिर्फ 5 गुना। कि 5 गुना है, यानी कि प्राइस क्या हो जाएगा? $0.045 था, इस $0.045 के ऊपर लिस्ट हो गया एक्सचेंज के ऊपर। जब ये बिकने के लिए आया, आपको तो यहां पे मिला, इतने आपको कॉइन मिल गया, एमएससी प्रोटोकॉल मिल गया, $5,000 आपकी एकदम वैल्यू दिखी लिस्टिंग होते ही। आपने बेचे नहीं है, लेकिन आपके वैल्यू क्रिएट किया आपने। जैसे आज आप कंपेयर कर रहे हो ना, वन मेरे 1 लाख डेटा कंपेयर कर रहे हो, तब आप कंपेयर करना, तो आपको लगेगा $1,000 मुझे $5,000 मिल गए। अगर किसी के $2,000 भी थे 2x के हिसाब से और उसको 1,000 ही मिले हैं, तो भी उसकी वैल्यू 5 गुना हो चुकी है। इस डेटा से, इस मिनिमम डेटा से मैं बात कर रहा हूं। अब समझिए, तो भी आपके पास अभी टोकन कितने बेचे नहीं है आपने? तो कितने? 1,11,111 है। अब तो ट्रेडिंग का रेट आता है। अगर मैं ट्रेडिंग का रेट वो $24 ना मानू, $10 ना मानू, $5 ना मानू, मैं इस हिसाब से मानू कि इसका रेट $1 से भी कम रहा, जब जैसे आएगा तो बायर आएंगे और रेट बढ़ेगा इनिशियली ना, तो जो रेट बढ़ेगा वो रेट $1 भी नहीं पहुंचा, 0.9 ही रहा, ठीक है? तो भी इस टाइम आपके पास कॉइन इतनी ही है, लेकिन आपकी एसेट की वैल्यू कितनी पहुंच गई? $1,00,000 पहुंच गई। समझे मेरी बात? अब फर्स्ट सेल में अगर 1% भी आपको ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू बेचने के लिए दे दिया, और मैं मान रहा हूं कि आपने बेचा भी, ठीक है, तो $1,000 आपने निकालने के लिए कितने कॉइन बेचने, 1% में कितने कॉइन रिलीज हुए? 1,111 कॉइन आपने बेचे, और आपका 1,000 की जो वैल्यू आज आप बोल रहे हो, वो 1,000 की वैल्यू आपकी रिकवर हो गई, और रेस्ट बैलेंस आपके पास कितने कॉइन है? इतने कॉइन अभी भी है, जो सेकंड लिमिट के अंदर आप इमीडिएटली सेल करके, यानी कि ये रेट और बढ़ेगा, रेट और बढ़ेगा, या इतना भी रहता है, जिससे कम भी होता है। मैं आपके दोनों केस ले लेता हूं, तो भी आप इससे ज्यादा पैसा, जितना पैसा आज आपको दिख रहा है, इतना पैसा अपने पास ले जाओगे, उसके बावजूद भी एसेट आपके पास बनी हुई है। समझे? इस सीट से थोड़ा थोड़ा आपको क्लियरिटी आई होगी। तो अभी जो आपके पास वो डेटा है, पैसा जो बनेगा, कहां से बनेगा? पैसा वहां से बनेगा। तो इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना है। इनिशियल प्राइस, क्योंकि देखो, प्रोजेक्ट के आपके पास हो सकता है 10 आदमी हो, 100 आदमी हो, 1,000 आदमी हो, आपके पास 10,000 आदमी हो, टीटी में हो, ठीक है? प्रोजेक्ट के पास 15 लाख से ज्यादा अकाउंट है। प्रोजेक्ट को तो एक सिस्टम पे आना है, सबके लिए एक सिस्टम। प्रोजेक्ट ने इसलिए 2x का सिस्टम